नमस्कार साथियों आज का वीडियो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ, अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो निश्चित जानिए यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो कि रुड़की में स्थित है किसके अधीन आता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, CSIR इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। आइए थोड़ा इसके बारे हम CSIR के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो CSIR का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, अच्छा, कुछ और संस्थानों के बारे में जान लीजिए जो अक्सर पूछा जाता है, जैसे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, CICR। कहाँ है ये भी नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। CSIR से संबंधित एक और है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसको CDRI बोलते हैं, ये भी लखनऊ में स्थित है। और एक है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जिसको CLRI बोलते हैं, चेन्नई में स्थित है। ये भी CSIR से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, उसको बारे में जान लीजिए। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1856 में जो है लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। 1867 में जो है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के बीच में किया था। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1886 से 1887 तक, 1893 से लेकर 1894 तक और 1906 से लेकर 1907 तक, मतलब कहने का मतलब ही इसके दूसरे 9वें और 22वें अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि जो गरीबी का आकलन उन्होंने किया था, ठीक है, वो इसके बारे में जिक्र है यहाँ पर। ठीक है, ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 88, अनुच्छेद 88 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है और 88 है, ये अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार और साथ ही संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल की भूमिका को निर्दिष्ट करता है, जो कि देश का क्या होता है? शीर्ष कानूनी सलाहकार होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का सबसे शीर्ष कानूनी सलाहकार कौन होता है? वो है भारत का महान्यायवादी। कौन नियुक्त करता है इनको? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, योग्यता क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वही अटॉर्नी जनरल की योग्यता होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा शतक बनाया है? जी हाँ, ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आज तक इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। विराट कोहली से आशा लगी थी कोई रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया, तो अब ये रिकॉर्ड शायद न टूटे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है सचिन तेंदुलकर। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक सचिन तेंदुलकर ने बनाया है, जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। उन्होंने जिनमें से मतलब 100 में से 51 टेस्ट क्रिकेट में और 49 जो है वनडे में है। विराट कोहली 81 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है,
उन्होंने 30 टेस्ट, 50 वनडे और एक टी20 शतक लगाया है। वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली टॉप पर है। उन्होंने 295 मैचों में 50 शतक लगाया है। सचिन तेंदुलकर 463 मैचों में 49 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है मेरे भाई, ये जो आंकड़ों की कलाबाजी है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। महाकुंभ मेला जिला किस राज्य का नवीनतम अस्थायी जिला बना? ठीक है, महाकुंभ अभी बीता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जो महाकुंभ है या कुंभ मेला है, ये भारत के 4 शहरों में आयोजित किया जाता है। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज उत्तराखंड, क्या हरिद्वार, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारी बारी से कुंभ का आयोजन होता है। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता क्या एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला है। ठीक है, और भी एसआई मात्रक जो है आइए उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर है। द्रव्यमान किलोग्राम केजी। समय सेकंड यस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तापमान केल्विन कैपिटल के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल या मोयल से डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता कैंडेला जिसको बोलते हैं और स्मॉल सीडी से इसको डिनोट किया जाता है। इस तरह से लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये क्या है? ये 7 एसआई यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि सेबी का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो सेबी का नया अध्यक्ष बने हैं तुहिनकांत पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, आपने किसकी जगह ली है? आपने माधवीपुरी बुच की जगह ली है। माधवीपुरी बुच की खास बात क्या रही? वो सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए तुहिनकांत पांडे सेबी के अध्यक्ष बनने से पहले क्या थे? तो सेबी के अध्यक्ष बनने से पहले वो वित्त और राजस्व सचिव थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के टीसीएस पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। वो अपोलो 11 मिशन के कमांडर थे और उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की, लेकिन यह एक मानव रहित मिशन था। कहने का मतलब ये, भारत का कोई भी व्यक्ति अभी तक चंद्रमा पर उतर नहीं सका है। ठीक है, तैयारी चल रही है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने अपना 100वां अंतरिक्ष अभियान किस वर्ष पूरा किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2025। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2025 में कब? जनवरी में। जी हाँ, 29 जनवरी 2025 को जो है श्री हरिकोटा, मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, वहां से जो है इन्होंने अपना जो है 100वां मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 99 कब पूरा किया था, तो 30 दिसंबर 2024 को। ठीक है, क्या था ये? इसमें 2 यानों को जोड़ने का सफल प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, 6 वर्ष। ठीक है, 86वां जो संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा, जो इस बात का प्रावधान करता है कि राज्य विधि बना करके, मतलब कानून बना करके 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य करेगा। ठीक है, यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जब संसद ने
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया? 86वां संशोधन 2002 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को औपचारिक स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ उनके अधिकार को पूरा करने के उद्देश्य से है। राज्य द्वारा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के इस अधिनियम को भाग 3 में अनुच्छेद 21 के द्वारा कवर किया गया है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि इसका संबंध किस भाग से है, तो भाग 3 आपको ध्यान रखना है और अनुच्छेद 21A। ठीक है भाई, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका राइट आंसर है 118वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 118वां। पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पे फिनलैंड रहा, जो कि लगातार 8 वर्षों से इस स्थान पर काबिज है। उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड, उसके बाद स्वीडन का नंबर आता है। ठीक है, 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 118वीं आपको बताई दिए। 2024 में 126वीं थी, मतलब सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 किस राज्य ने जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ। जी हाँ, विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता। किसको हरा करके? केरल को हरा करके। पहली पारी में बढ़त के आधार पर केरल को हरा करके विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता। विदर्भ को 7 सत्रों में तीसरी बार यह खिताब जीतने में सफलता मिली है। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 52वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या है दल बदल विरोधी कानून? ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, इसका उद्देश्य निर्वाचित सरकारों की स्थिरता को बनाए रखना है। मतलब कोई भी जीता हुआ सदस्य इस दल से उस दल में फायदे के लिए न जा सके, उसको रोकने के लिए इसे बनाया गया है। तो दल बदल विरोधी कानून 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी, जो कि दल बदल विरोधी कानून के बारे में रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस अनुसूची से है, तो 10वीं अनुसूची। ठीक है मेरे भाई, यह कानून संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों पर लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, इस पे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। जी हाँ, यूएसए। ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका का प्रधान होता है? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है मेरे भाई? जरा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, देखिए भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है, मतलब स्वतंत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, मतलब क्या? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको आरक्षण से संबंधित है। कब आया था ये संशोधन? कब हुआ था? 2019 में किया गया था। इसने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़ करके सामान्य श्रेणी के भीतर EWS के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की अनुमति दी। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। जी हाँ, प्लाज्मा में कणों की
गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, क्यों होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा में कण स्वतंत्र रूप से घूमते हैं क्योंकि उन्हें बांधने के लिए कोई आकर्षण बल नहीं होता है, जिससे उनकी गति ऊर्जा सबसे अधिक हो जाती है। वहीं अगर गैसों की बात करें तो गैसों में अणुओं के बीच अधिक स्थान होता है, जिससे उनकी गति ऊर्जा ठोसों और द्रवों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन प्लाज्मा की तुलना में कम। ठोस की अगर बात की जाए तो ठोस में कण एक निश्चित स्थिति में होते हैं, जिससे उनकी गति ऊर्जा न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर है। ठीक है, ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में की थी। यह कैसा समाज था? यह एक सामाजिक सुधार समाज था जो वंचित जातियों, विशेष रूप से शूद्रों, दलितों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर केंद्रित था। ठीक है, कुछ और समाज के बारे में जान लीजिए जो अक्सर पूछा जाता है। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। वेद समाज 1864 में मद्रास चेन्नई में हुआ था, इसकी स्थापना श्रीधरलू नायडू और केशवचंद्र सेन ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 मुंबई में की थी। सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कोलकाता के पास बेलूर मठ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बांसुरी गुरु फिल्म का संबंध किससे है? जी हाँ, बांसुरी गुरु फिल्म का संबंध हरिप्रसाद चौरसिया से है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया से इसका संबंध है। ठीक है, बांसुरी गुरु फिल्म में प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन और संगीत पर आधारित एक वृत्त चित्र है। ठीक है, राजू चौरसिया उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा निर्देशित यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म है जिसे अमिताभ बच्चन ने प्रस्तुत किया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है, जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, उल्टे सीधे ऑप्शन बना देते हैं, जैसे यूनिफाइड पे इंटरफेस, अंडर पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इस तरह से ऑप्शन बना देंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यूपीआई का यूज तो आप जरूर करते हैं। हाँ, कहीं भी आप जाएंगे तो आजकल का चलन चल गया है मोबाइल से पेमेंट करना, चाय पियेंगे तो भी मोबाइल से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लेकिन अगर पूछ लीजिए इसका मतलब क्या होता है तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एटीएम से पैसा सभी निकालते हैं, लेकिन एटीएम को फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो अटक जाएंगे मैक्सिमम लोग। ठीक है, अच्छा चलिए आप यही बता दीजिए यूपीआई की स्थापना कब हुई थी, यूपीआई कब भारत में लॉन्च हुआ? चलिए बता दीजिए, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये तो आपको हमने बता ही दिया कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप से जोड़ती है। यह भारत में एक रियल टाइम मोबाइल भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मतलब एनपीसीएल, ठीक है, एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। पूछा जा सकता है कि यूपीआई को किसने विकसित किया? तो एनपीसीआई ने विकसित किया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब एनपीसीआई ने 2018 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई 2.0 की शुरुआत की थी। ठीक है, और पहला संस्करण कब चालू हुआ था? अप्रैल 2016 में। ठीक है भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।